नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कहते हैं कि जिंदगी का हर मोड़ एक इम्तिहान होता है। जिंदगी का हर मोड़ एक इम्तिहान होता है। सोच समझ कर रास्ता चुनना ए मेरे दोस्त, क्योंकि हर रास्ता अपने आप में एक इम्तिहान होता है। हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है स्टार्ट किए थे। अगर लास्ट क्लास आप लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि 3-4 क्लास हो चुकी है, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, तब जाके जो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपसे हम 2-3 मिनट लेंगे, क्योंकि जो 2-3 क्लास हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। बस 2 से 3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज जो है हम लोग देखे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की विकास की प्रक्रिया भारत में जो है किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है अभी जो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, उसका क्या बैकग्राउंड था, वो पहली क्लास में जो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम जो है इतिहास देख लिए, तो इसको जो है हम इतिहास लिख देते हैं। तो इतिहास हम लोग देख लिए। दूसरी क्लास जब हम स्टार्ट किए थे उसमें देखे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात। तो ये स्थापना की बात हो गया था। इसमें किस प्रकार से जो है अनुच्छेद जो है 124 के फर्स्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात जो है भारत का जब संविधान बना था उसमें जो है लिखा गया था, मूल संविधान में लिखा गया था। तो ये हम स्थापना की बात देख लिए। तीसरी क्लास जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कहे थे और उसमें जो है कॉलेजियम की चर्चा किए थे। कॉलेजियम की चर्चा किए थे और एनजेएसी की हम लोग चर्चा किए थे। एनजेएसी, ये दो चीजों का हम लोग जो है जिक्र किए थे, कॉलेजियम और एनजेएसी। तो कॉलेजियम क्या था? कॉलेजियम एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के और भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को नियुक्ति करना और स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जो होती है वो कॉलेजियम के माध्यम से होती है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता इतनी विलाप्त है, इतनी कूट कूट कर भरी है, इसी को दूर करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है 2015 में जो है एनजेएसी नामक जो है एक नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया गया था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुपर पावर है भारत का, कोई भी देश का सुपर पावर, यानी जिस प्रकार से कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, उसी प्रकार से किसी भी देश का पावर हाउस जो होता है वो होता है उसका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं, एनजेएसी जो है जो भारत का संविधान है उसका मूल ढांचा में परिवर्तन कर रहा है एनजेएसी के तहत। इसलिए हम जो है मूल ढांचा का जो है बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसको जो है खारिज कर दिया गया। तो इससे पहले भी हम चर्चा किए थे कि जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो उस समय जो है ये मूल ढांचा का जो है बात कहा गया था और कहा गया था कि मूल ढांचा को अगर छोड़ दिया जाए तो संसद को ये पावर है कि भारत के संविधान के किसी भी कोना में जो है जाकर संशोधन कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2-3 क्लास जो हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिए और बनेगा ही बनेगा आपसे। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्थापना हो गया, उसके बाद जो है नियुक्ति भी हो गया। अगर कोई जज जो है जब अपने पोस्ट पर आ जाता है उसके बाद जो है कुछ गलत तरीका अपनाने लगता है, मान लिए वो अयोग्य हो गया या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, तब जो है किस प्रक्रिया के द्वारा उसको हम जो है उसके पद से हटा सकते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप लोग जो है नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट यानी एससी के जजों बोलिए या न्यायाधीशों बोलिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगी, आने वाले 10 से 15 मिनट में जो है आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो अगर कुछ गलत तरीके से जो है पेश आता है या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया हो या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अभद्र कार्यों में संलिप्त पाया गया जिसके तहत जो उसको हटाने की जो है कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? तो भारत की संसद के द्वारा। आगे हम लोग जो है इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आर्टिकल 124 का 1, 2, 3 के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 124 का 1 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3। 1 कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा।
1 के तहत, 2 के तहत कहा गया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जब स्थापित हो गया तो उसके अंदर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके तहत किया जाएगा, तो 124 के 2 के तहत। 3 में हम लोग जो है पढ़े थे लास्ट क्लास में, आखिर हम देखे थे कि 3 में कि आखिर न्यायाधीश जब बनेगा तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात जो हम जो है 124 के 3 में करते हैं। उसके बाद 124 का जो 4 है वो कहता है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो, कोई भी न्यायाधीश हो, अभी वर्तमान में 34 गो न्यायाधीश है, उसमें से अगर कोई भी गलत कार्य में जो है संलिप्त पाया गया हो, या कह सकते हैं कि संसद के नजर में कोई गलत कार्य करते हुए धराया, तो ठोस सबूत के आधार पर जो है संसद उस पर कार्रवाई कर सकती है और एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग अलग चीज है। देखिए, महाभियोग का शब्द जो है भारत में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और भी उसके अलावा कोई भी व्यक्ति को अगर हटाएंगे, मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाते हैं, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का हम लोग जो है जिक्र करने वाले हैं। महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को जो है पारित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। तो 124 का 4 जो आर्टिकल है वो कहता है कि ठोस सबूत के आधार पर जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जा सकती है, या कह सकते हैं कि संसद के द्वारा जो है नियम बनाकर, कानून के द्वारा जो है पारित करके, और मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी न्यायाधीश हो उसको जो है हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 का 4 याद रखिएगा, क्या कहता है कि ठोस प्रक्रिया के आधार पर, ठोस सबूत मिलने पर जो है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वो चलाया जा सकता है। अब पूरा प्रक्रिया का जिक्र जो है विस्तृत रूप से जो है पूरा प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से जज को हटाया जाएगा, वो जो है 124 के जो 5 आर्टिकल है उसमें दिया है। 124 का 5 क्लॉज 5 में, इसमें जो है हटाने की पूरी प्रक्रिया का जिक्र किसमें कर दिया गया, 124 के 5 में। और 24 के 4 में क्या कहा, तो 4 में कहा कि ठोस सबूत अगर मिलता है तो संसद के द्वारा उसको हटाया जाएगा, बस इतना कह दिया गया। और 5 में जो है पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया, आखिर किस प्रकार से जो है हम इसको हटाएंगे। तो चलिए आगे की हम लोग जिक्र करते हैं, तब तक जो है इसको आप तो पढ़ ही लिए हैं लास्ट क्लास में, इसको इरेज करके फिर देखते हैं कि विस्तृत रूप से जो है किस प्रकार से हम जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हम लोग जो है हटा सकते हैं उसके पद से। तो देखिए होता क्या है कि संसद में, जो भारत की संसद है, मान लीजिए ये संसद है, इसमें 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 चैम्बर है, कह सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और एक और अंग है संसद का जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति। इन तीनों की मिली भगत से ही भारत में कोई कानून जो है बनता है, या संविधान में जो है संशोधन होता है, या कह सकते हैं कि कोई भी कानून जो है वो पारित होती है। और किसी पर महाभियोग भी लगाना है तो इन तीनों की सहमति से ही जो है ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर जो है आरोप लग गया, तो आरोप लगाने का भी नियम जो है वो किस में वर्णित है, तो 124 के 5 में, कि किस प्रकार से आरोप लगेगा, किस प्रकार से जो है प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे पहले जो है आरोप लगाया जाएगा। तो एक प्रस्ताव भेजा जाता है, या तो लोकसभा के द्वारा या तो राज्यसभा के द्वारा। तो देखिए मान लीजिए कि ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक सदन में जो है प्रस्ताव को रखा जाएगा, प्रस्ताव जो है रखा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम किसी भी न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को अगर हम जो स्टार्ट करते हैं तो संसद के किस सदन में उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में जो है प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव को रखा जा सकता है, यानी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अब बात ये आती है कि प्रस्ताव जब हम रखेंगे तो होता क्या है कि अप्रूवल चाहिए। अगर राज्यसभा में रखते हैं तो राज्यसभा के सभापति का, अगर लोकसभा में रखते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का ये अप्रूवल चाहिए कि आखिर
आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी न्यायाधीश हो, ये भ्रष्ट है या कोई भी गलत कार्य में संलिप्त है, तो उसके लिए कहा गया है कि अगर लोकसभा 100 सदस्यों के द्वारा जो है सिग्नेचर कर दे, हस्ताक्षर कर दे, लोकसभा में अगर 100 लोग जो हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसमें से कम जो है 100 सदस्य जो है अगर सिग्नेचर कर दे, कहेगा कि नहीं ये व्यक्ति जो है यानी कोई भी न्यायाधीश होगा, ये व्यक्ति जो है संलिप्त पाया गया गलत कार्य में, इसको जो है हम चाहते हैं कि इस पद से हटाया जाए, तब जो है सिग्नेचर करने के बाद जो है ये भेजा जाएगा कहां पर, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास। तो लोकसभा अध्यक्ष फिर जांच पड़ताल करेंगे कि भाई ये बात सही है कि नहीं, तो उनको लगेगा कि सही है, तो उसके बाद जो है 3 सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद जो है 3 सदस्यों की जो है एक समिति बनेगी 3 सदस्य का, तो आगे हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर राज्यसभा में इसके हटाने का प्रस्ताव को अगर पारित करना होगा तो राज्यसभा में 50 कम से कम जो है 50 सदस्यों के द्वारा जो है सिग्नेचर करके उसके बाद जो है राज्यसभा के सभापति के पास जो है भेजा जाएगा, तब जाकर जो है ये अप्रूव हो जाएगा कि हाँ जिस व्यक्ति पर हम महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी महाभियोग की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं कि न्यायाधीश को हटाने की जब हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा में 100 सदस्य जो है सिग्नेचर करेगा और राज्यसभा में 50 सदस्य, तब जाकर जो है उस पर आरोप लगेगा। आरोप लगाने की हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आरोप लग गया, ठीक है, इसको हटाने की हम बात कर रहे हैं, तो आरोप मान लीजिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आरोप लग गया। आरोप लगने के बाद जो है 3 सदस्यीय समिति जो है गठित की जाएगी। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग जो है ये हेडिंग है, ये हेडिंग आप लोग लिख लिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा और वही समिति डिसाइड करेगी कि ये जो है जो प्रक्रिया जो चालू किया गया है ये सही है या गलत है। तो देखिए इसके बाद जो है 3 सदस्यीय जो है समिति का गठन होगा, 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा, 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। जब ये प्रक्रिया जो है अप्रूव हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है संलिप्त पाया गया, उसके बाद जो है 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया जाता है, जिसमें से पहला व्यक्ति जो होता है वो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उसका सदस्य होता है। दूसरा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कोई भी न्यायाधीश हो सकता है CJI के अलावा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अन्य न्यायाधीश, एक सदस्य हो जाएगा। तीसरा सदस्य रहेगा विधि का जानकार, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विधि का जानकार। देखिए अब होगा क्या, CJI तो एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है CJI के बाद उनको जो है इसमें शामिल कर लिया जाता है, और भारत में जो है विधि का जानकार कोई भी व्यक्ति होगा उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब ये डिसाइड करेगा सरकार के द्वारा या हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाए कि कौन व्यक्ति जो है इसमें शामिल होगा। अब ये 3 लोगों का जो पैनल है, अब ये लोग जो है जांच करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जांच करेंगे। जब इनको लगेगा कि नहीं ये जो लोग जो है यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं वास्तव में ये सही है, अगर ये सही पकड़ा गया तो ये जो है रिपोर्ट देंगे, ये प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए राज्यसभा ने प्रस्तुत किया था पहले, तो राज्यसभा को रिपोर्ट भेजा जाएगा कि हाँ आपने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही है, इस न्यायाधीश को हटाया जाना चाहिए। ये समिति रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद जो है अब फाइनल स्टेज हम लोग आ रहे हैं। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, तो लोकसभा में 100 मेंबर ने सिग्नेचर किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ,
लोकसभा अध्यक्ष उसको अप्रूव किया। तीसरा स्टेप जो है वो अप्रूवल को, प्रस्ताव को, उसमें लिखा रहता कि क्या कारण है कि आप जो है महाभियोग का प्रस्ताव यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रस्ताव जो है लाना चाहते हैं, तो उसमें रीजन लिखा रहता है और वो भेजा जाता है 3 सदस्यीय समिति के पास। इन समिति के द्वारा जो है पूरा जांच पड़ताल बढ़िया से किया जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब ये रिपोर्ट जो है वापस से जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास चला जाता है। उसके बाद जो है अगर सही साबित हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आदेश देता है मेंबर्स को कि आप जो है ये प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाइए। अब होगा वोटिंग। मेन क्या होगा? वोटिंग होगा। तो देखिए हम लोग जो है वोटिंग पर आते हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में विशेष बहुमत के द्वारा जो है, विशेष बहुमत के द्वारा ही जो है इससे जो है पारित होती है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत ये होता है कि जितने भी उपस्थित सदस्य हैं और वोट देने वाले सदस्य हैं, उपस्थित भी हैं और वोट दे सकते हैं वो सदस्य, और बहुमत भी होनी चाहिए। बहुमत तथा, लिखिएगा, बहुमत तथा उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुमत तथा उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 भाग सदस्य अगर इसके पक्ष में वोट दे देता है कि हम जो है इस न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट दे रहे हैं, तब जाकर जो है लोकसभा से यह प्रक्रिया जो है पारित हो जाती है, लोकसभा से ये पास हो जाती है। अब जब से ही लोकसभा से पास होगी वो राज्यसभा में पहुंच जाएगी। सेम प्रोसेस जो है राज्यसभा में भी होगा। राज्यसभा में भी बहुमत तथा उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर राज्यसभा से भी पारित कर देती है कि हाँ कि 2/3 सदस्य जो है वोट दे दिया, कहा कि हम भी जो है इसके समर्थन में जो है वोट देते हैं, तो दोनों से जब पास हो जाएगा, बड़का भाई या छोटका भाई, दोनों से जब पास हो गया तो एक सुपरमैन है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब उनके पास जाएगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने भी अप्रूव कर दिया तो राष्ट्रपति आदेश देंगे, जिस न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रक्रिया लाया गया, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि आप जो है अपने पद से जो है हट जाइए, तो जो है वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से जो है भारत में पारित होगी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो है आप लोग को यहाँ पर बताया गया और पूरी प्रक्रिया को आप लोगों ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देख लिए। आगे की ओर हम बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ, उसके बाद जो है उसके न्यायाधीशों का गठन हुआ, उसके बाद हम लोग जो है हटाने की प्रक्रिया देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं, पहले आप लोग इसको जो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए और हम जो है इसको इरेज करेंगे। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्लास में आप लोग जो है लिख नहीं पाते हैं, तो बाद में आप लोग क्लास जब खत्म होगी तो स्क्रीनशॉट देख के लिखिएगा, नहीं तो फिर से वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है आगे की ओर हम बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो है हम लोग जो है ओथ यानी शपथ ग्रहण के बारे में बात करते हैं कि आखिर शपथ ग्रहण जो है कौन दिलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। देखिए अब जब हम शपथ की बात करते हैं, शपथ ओथ की भी हम बात करते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है आर्टिकल 124 के 6, देखिए हम सीरीज से चल रहे हैं, आर्टिकल 124 का 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आते हैं 6 पर। तो 124 का 6 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, तो उसका जो शपथ होता है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाएगा। राष्ट्रपति अगर ये उपस्थित नहीं है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो है नियुक्ति हुआ, नियुक्ति तो भाई राष्ट्रपति ही करेंगे, तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिए। अब हुआ क्या कि शपथ ग्रहण का डेट अनाउंस हो गया कि इस डेट में फलाना डेट में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये
यहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन किया जाएगा। लेकिन अचानक से राष्ट्रपति का जो है कुछ विशेष परिस्थिति के कारण जो है अनुपस्थित रहना हो गया। मान लीजिए किसी देश का दौरा हो गया या उनका पर्सनल कोई काम हो गया ना, तो वो क्या करेंगे, वो अपने तरफ से जो है एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देंगे कि हम नहीं रहेंगे, हमारे हिस्सा में ये जो है शपथ दिलाएंगे। नहीं होता गांव में, आप लोग देखते होंगे कि किसी के यहाँ से जो है शादी का कार्ड आया पिताजी के नाम से, फल्लामा यादव जी, फल्लामा महतो जी, आप आइएगा भोज खाने के लिए। लेकिन वो जो है किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो बोल देते हैं अपने बच्चा से, बेटा उटा से बोल देते हैं कि बाबू जाके भोज खा आना वहाँ से, क्योंकि हम जो है आज कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं। तो सेम ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति खुद दिलवाएंगे या नहीं तो इनका प्रतिनिधि ये दो जो लिखे हैं, राष्ट्रपति खुद या नहीं तो उनका कोई प्रतिनिधि होगा, वो जाके जो है न्यायाधीश का जो है शपथ दिलवाएंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, उनका वेतन और भत्ता के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। वेतन और भत्ता, वेतन एवं भत्ता की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 125 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेतन और भत्ता की जिक्र किया गया। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CJI, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका जो वेतन होता है वो 2,80,000 होता है, 2.8 लाख बोल देते हैं। 2,80,000 जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में भारत में है। और अन्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं, अन्य न्यायाधीश की, तो अन्य का जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। ये दो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो वेतन जो है बार बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है कितना देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और साथ में थोड़ा सा ये भी आप याद रख लीजिए कि देखिए, जब हम कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। तो आप लोग जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए हैं तो उस समय जो है आप लोग को बताएं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है फिक्स होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है फिक्स होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जब हम जिक्र करते हैं तो कार्यकाल फिक्स नहीं है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं है। जैसे होता है ना कि 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, जैसे यहाँ पर लिखिए लोकसभा में अमूमन जो है 5 वर्ष के लिए रहता है और राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से कोई यहाँ पर कार्यकाल का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया है कि 65 वर्ष तक रह सकता है, 65 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर जो है नियुक्त होता है तो वो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो न्यायाधीश बना रहेगा, ये कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, 65 वर्ष की आयु तक, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ नहीं है। 2-3 महीना में भी रिटायर हो सकता है और 1 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि शपथ ग्रहण देख लिए, कार्यकाल देख लिए और उसके बाद जो हम वेतन और भत्ता देख लिए। एक चीज़ है, इसका पेंशन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका पेंशन जो होता है, पेंशन किस प्रकार से भारत सरकार जो है इन लोगों को दिया जाता है। देखिए पेंशन क्या होता है कि लास्ट मंथ, जैसे कि कोई न्यायाधीश है, उनका रिटायरमेंट मान लीजिए अभी चल रहा है मई 2025, तो मई 2025 में उनका जो वेतन होगा उस वेतन का 50%, याद रखिएगा 50%, 50% जो है इनको जो है अपने जीवन में पूरे लाइफ टाइम जब तक वो जिएंगे तब तक इनको जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा, आधा 50%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है 50% जो है यानी अंतिम महीना का 50% जो है वो आगे की ओर जो है जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक जो है ये मिलता रहेगा इनको। तो ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिला। यहाँ पर आप लोग जो एक एक करके जो है नोट्स बनाते जाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है क्लास को अटेंड करिए। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।